आपके सामने है क्लास 7th इंग्लिश एस विथ एस्टर का चैप्टर नंबर 3 मैन इन अ बोट। और ये चैप्टर लिखा हुआ है जेरोम के द्वारा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। जेरोम ये इनका जन्म 1859 में हुआ था और डेथ इनकी 1927 में हुई। ये एक इंग्लिश ऑथर हैं और इनकी चालाकी और इनके हास्य स्वभाव की वजह से इन्हें जाना जाता है। इनकी बेस्ट मास्टरपीस कॉमिक्स थी जिसमें 3 मैन इन अ बोट जो पब्लिश हुई थी 1889 में। उनके और भी कलेक्शंस हैं जो कि इन्होंने लिखे हुए थे, जैसे आइडियल थॉट ऑफ एन आइडल फेलो, ये 1886 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट है सेकंड थॉट ऑफ एन आइडियल फेलो। उसके बाद नेक्स्ट 3 मैन ऑन अ बिमल और अ सीक्वेंस टू 3 मैन इन अ बोट। ये सभी इन्हीं की लिखी हुई हैं और इन्हीं की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए। अब हम इनके चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इनका चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट। इसमें जेरोम अपने ही इस इंसिडेंट को नरेट कर रहे हैं। वो खुद ही बता रहे हैं कि जेरोम और उनके 2 दोस्त एक साथ बैठे हुए इस कहानी में योजना बना रहे हैं एक यात्रा की। उनका डॉग मोंटेमोरेंसी बड़ी ही शांति से उनकी बातें सुन रहा है। नरेटर कहते हैं कि हम 4 लोग थे, जॉर्ज, विलियम, सैमुअल, हैरिस और मैं खुद, और हमारे साथ साथ हमारा डॉग मोंटेमोरेंसी। हम एक कमरे में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि हम कितने बुरे हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है। हम बड़े ही अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और हम इस बात से बहुत ज़्यादा बेचैन भी हो रहे थे। हम तीनों को ऐसा लगता है कि कभी कभार हमें चक्कर आते हैं और हम बड़ी ही मुश्किल से संभल पाते हैं और ये जान पाते हैं कि हम आखिर कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मेरी बात करें तो मेरा शायद लीवर ख़राब हो चुका है। मैं ये जानता हूँ कि मेरा लीवर ख़राब है क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर पढ़ा है। इसमें उसके सिम्टम्स के बारे में लक्षणों के बारे में लिखा हुआ होता है, जिसको पढ़कर कोई भी इंसान ये बता सकता है कि उसका लीवर ख़राब है, और वो सभी सिम्टम्स मेरे अंदर थे। ये बड़ी ही असाधारण सी बात है कि मैं कभी भी उस पेटेंट मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट को तब तक नहीं पढ़ता जब तक कि मैं इस निश्चय पर ना हो पहुंच जाऊं कि मैं उस पर्टिकुलर डिसीज़ से ग्रस्त हूं, यानी बीमारी से ग्रस्त हूं। तभी उस बीमारी के लक्षणों का इलाज किया जा सकता है। उनके इलाजों को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे वो बिल्कुल उनसे मेल खाते हैं जैसे मुझे महसूस हुआ क्या करते थे। मुझे याद है कि मैं एक दिन ब्रिटिश म्यूज़ियम गया था कि ये पढ़ने के लिए कि किसी बीमारी सी के इलाज के बारे में जानने के लिए। शायद वो मुझे बीमारी हो गई थी, वो थी हे फीवर, मुझे ये महसूस हो रहा था। तभी मैंने वहाँ से कुछ बुक्स निकाली, उनको पढ़ना शुरू कर दिया। जो भी बुक्स मेरे सामने थी मैं उनको रीड कर रहा था। फिर बड़े ही बिना सोचे समझे मैं उनकी बुक्स के पेजेस को पलटने लगा और फिर मैंने बड़े ही आलस्य के साथ उन बीमारियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। मैं ये भूल चुका था कि वो कौन सी बीमारी है जो मुझे सबसे पहले वो कौन सी बीमारी थी जो मुझे सबसे भयानक हुई थी। और जहाँ तक मैंने प्रोमिनेंटरी सिम्टम्स की लिस्ट पढ़ी, जहाँ मतलब कुछ समय तक मैंने उनकी आधी प्रोमिनेंटरी सिम्टम्स पढ़ लिए थे और फिर मुझे महसूस हुआ, मुझे लगा कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी ले ली है। और फिर मैं कुछ देर के लिए बैठ गया और डर के मारे जम गया, क्योंकि मैं बड़े ही निराश से पेजेस को पलट रहा था। और मैं जब 676 लेटर्स तक पहुंच गया तो मुझे जो बीमारी मुझे पता चली कि मुझे कौन सी बीमारी नहीं है, वो थी हाउसमेट्स नी। यानी हाउसमेट्स नी को छोड़कर मुझे सारी बीमारी थी जहाँ तक मैंने उसमें पढ़ा था। मैं बैठा और यही विचार कर रहा था कि मैं कितना इंटरेस्टिंग केस हूँ, कैसा अद्भुत नमूना हूँ। अगर एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैं किसी भी स्टूडेंट्स की क्लास के लिए एक नमूना हो सकता हूँ जिस पर वो अभ्यास कर सके। स्टूडेंट्स को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उनके पास हूँ, मैं खुद ही एक हॉस्पिटल हूँ। उन्हें सिर्फ क्या करना है, मेरे चारों तरफ चक्कर लगाने होंगे और अपना डिप्लोमा वो खुद ले सकते हैं। तभी मैं सोचने लगा, मुझे ये चिंता होने लगी कि मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा। मैंने अपने आप को जांचने की कोशिश की और मैंने अपनी नब्ज़ को चेक किया। मेरी नब्ज़ पहले तो मुझे महसूस नहीं हुई, फिर तुरंत ही कुछ ही समय बाद मुझे वो भी महसूस होने लगी। तभी मैं अपने एक मेडिकल मैन के पास गया, एक डॉक्टर के पास गया जो मेरा दोस्त हुआ करता था। वो मेरी नब्ज़ को चेक किया करता, मेरी टंग्स को देखा करता
और फिर वेदर्स के बारे में बात किया करता और कुछ नहीं। बस मुझे महसूस था कि मैं बीमार हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके पास जाकर उसके लिए कुछ अच्छा कर दिया जाए, क्योंकि एक डॉक्टर को चाहिए ही क्या, उसे तो अपने अभ्यास करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं उसके पास होता हूँ तो उसे अभ्यास करने के लिए बहुत सारी बीमारी मुझसे मिल सकती है, वो बहुत सारी अभ्यास मुझ पर कर सकता है, ना कि उन 1700 साधारण से मरीजों पर जिनके पास एक या दो ही बीमारियाँ होती हैं। तो सीधा मैं उसी के पास चला गया, उसे देखा और उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा ये बताने में कि मुझे क्या हुआ है, क्योंकि लाइफ बहुत ही छोटी है और मैं जब तक ये बताऊँगा कि मुझे क्या हुआ है, मैं अपनी बात ख़त्म होऊंगा जब तक शायद लाइफ बीत जाएगी। बट मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि मुझे क्या नहीं हुआ है। मुझे हाउसमेट्स नी नहीं हुई है। देखो, ये हाउसमेट्स नी बार बार यूज़ हो रही है। एक बीमारी है जिसमें घुटनों के नी पर, ठीक है, सेंटर पार्ट पे सूजन आ जाती है और उसमें दर्द करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हाउसमेट नी उसको नहीं थी। अब ये कहता है कि मुझे हाउसमेट नी नहीं है और मैं नहीं बता सकता कि मुझे ये हाउसमेट नी क्यों नहीं है। बस फैक्ट यही है कि हाउसमेट नी मुझे नहीं हुई है और सारी बीमारी मुझे हो चुकी है। और मैंने उस डॉक्टर को, अपने फ्रेंड को ये भी बताया कि मुझे ये सभी चीज़ें कहाँ से पता चली है, ठीक है। अब उसके दोस्त यानी उसके डॉक्टर ने उसे एग्ज़ामिन करना स्टार्ट कर दिया, उसे परखना, उसे जांचना स्टार्ट कर दिया। उसने मेरी हथेलियों को पकड़कर मेरी नब्ज़ चेक की, मेरी छाती पर अपने हाथ से थोड़ा सा हिट किया। मैंने जिसकी सोचा नहीं था, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा वो करेगा। ये बड़े ही कायरता वाली बात थी। मैंने ऐसा कहा। फिर उसने तुरंत मुझे पुश करते हुए, थोड़ा सा धकेलते हुए अपनी दूसरी तरफ से अपनी सीट पर जाकर उस बीमारी के प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगा, नुस्खे लिखने लगा कि किस तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है। उस पेजेस को फोल्ड कर उसने मुझे ये दे दिया और मैंने इसको पॉकेट में लेकर रख लिया और वहाँ से चल दिया। मैंने इसको ओपन नहीं किया था, बस एक केमिस्ट के पास जाकर केमिस्ट को इसे थमा दिया, हाथों में थमा दिया। उस केमिस्ट ने उसे पढ़ा और उस प्रिस्क्रिप्शन को मुझे वापस लौटा दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, उसके पास ये चीज़ नहीं है। मैंने कहा पर तुम तो एक केमिस्ट हो। तो केमिस्ट ने कहा कि हाँ, मैं एक केमिस्ट हूँ। अगर मैं एक कोऑपरेटिव स्टोर होता जिसमें सामान मिलता है या फिर एक फैमिली होटल, ये सभी चीज़ें मेरे पास कंबाइन होती तो शायद मैं आपकी इस आज्ञा को मान सकता था, पर एक केमिस्ट होने की वजह से मैं ये करने में असमर्थ हूँ। मैंने उस प्रिस्क्रिप्शन को जो डॉक्टर ने लिखा था मैंने उसे पढ़ा। ऐसा आखिर लिखा क्या है उसमें, तो ये देखो, इसमें कुछ दिया नहीं है, आगे एक कुछ लाइनें छोड़ी हुई है। यहाँ पर उसने प्रिस्क्रिप्शन में यही लिखा हुआ था कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा बैलेंस डाइट करना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए, ये सभी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। तो मैंने यही सभी बातें मानना शुरू कर दिया जो उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था और उसके परिणाम से मैं बहुत ही खुश हुआ। मैंने खुद से ये कहा कि मेरी लाइफ अभी भी बची हुई है और आगे ये लाइफ चलने वाली है अभी तक। फिर अब ये अपने ही उसी इंसिडेंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर तीनों बैठे हुए योजना बना रहे थे कि हम तीनों आधे घंटे से बैठे हुए हैं, एक दूसरे से को अपनी बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। मैं जॉर्ज और विलियम को बता रहा हूँ कि कैसे बताया, मैंने जॉर्ज और विलियम को बताया कि मैंने कैसा महसूस करता हूँ जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ। विलियम हमें बताता है कि कैसे उसे कैसा फील होता है, उसे कैसा महसूस होता है जब वो सोने के लिए जाता है। और जॉर्ज तो एक जगह खड़ा हुआ चटाई पर, चिमनी के सामने चटाई पर खड़ा हुआ, बड़ा ही चालाकी के साथ और बड़े ही अच्छे तरीके से एक्टिंग करते हुए हमें ये दिखा रहा है कि उसे कैसे फील होता है जब वो रात के समय सोने या फिर सोने जाता है। तो जॉर्ज को लगता है कि वो बीमार है, जो उनके फ्रेंड जॉर्ज को लगता है कि वो बीमार है, पर शायद ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहा है। पर आखिर ये है क्या, कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है या हमारे साथ क्या हुआ है, कोई भी नहीं जानता, कि कोई भी श्योर नहीं था कि हमारे साथ क्या हुआ है। पर आखिर में हमने विचार किया तो हमें एक ही नतीजे पर पहुँचे कि ये जो भी है शायद ये हमारे ज़्यादा वर्क करने की वजह से हुआ है, ज़्यादा काम करने की वजह से। हैरिस ने कहा तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो आराम करना होगा, अब हमें आराम करने की ज़रूरत है। जॉर्ज कहता है कि एक आराम और एक बदलाव की हमें ज़रूरत है। शायद मस्तिष्क पे ज़्यादा दबाव होने की वजह से तनाव ने हमारे शरीर को घेर लिया है और इन सीन्स के बदलाव की वजह से ये जो बदलाव होंगे इनको देखकर शायद
इनको देखकर और हमारी जो दिमाग में या मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उनको ना सोचकर ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं जॉर्ज की इस बात पर सहमत हो गया और हमने ये निर्णय लिया कि हम एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जो बहुत ही पुरानी हो, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और ऐसी जगह पर हम अपने धूप भरा हफ्ते को बड़े आलस्य के साथ बिता सकते हैं, जहाँ पर शायद कोई गया ना हो और परियों द्वारा छिपाई गई हो जगह हो, जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो और जहाँ पर समय की गति के ऊपर पर्वत पर खड़े हुए हम उन बहती हुई 19वीं शताब्दी की आवाज़ों को धुंधला महसूस कर सके, जिनकी आवाज़ हमें आए ही नहीं। यानी यहाँ पे एक कहावत सी बोल रहे हैं वो। हरीश कहता है कि ये बड़े ही रोमांच होगा। वो जानता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर सभी लोग 8 बजे सोने को चले जाते हैं। हरीश ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अगर रेस्ट करना है या फिर कोई बदलाव चाहिए तो हमें सबसे अच्छा सी ट्रिप को यूज़ करना होगा, मतलब समुद्र यात्रा करनी होगी। पर मैंने इस चीज़ का विरोध किया बड़ी ही स्ट्रांगली से कि एक सिटी ट्रिप तभी अच्छी हो सकती है जब हम कुछ महीने के लिए यात्रा करने जा रहे हों, पर अगर कुछ हफ्तों के लिए हम जा रहे हैं तो ये सुझाव बिल्कुल भी सही नहीं है। अब तीनों मिलकर ये बात कर रहे हैं कि कैसे उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने जिन्होंने समुद्र यात्रा की है तो उनका अनुभव कैसा था। उनका अनुभव बहुत ही खतरनाक था। जब उन्होंने समुद्र यात्रा की थी उन्हें समुद्र की वो बीमारी हो गई थी और उन्हें उनका बीमारी का सामना भी करना पड़ा और बीमारी के साथ साथ उन्हें अपना पैसा भी गंवाना पड़ा उन खानों पर जिनके पैसे उन्होंने पहले ही पे कर रखे थे। तो मैंने अपनी सी ट्रिप की इस बात से मुंह मोड़ लिया। ठीक है, जॉर्ज कहता है चलो क्यों ना हम रिवर चलें। अगर वहाँ पर हम रिवर पर जाते हैं तो हम एक ताज़ी हवा हमें वहाँ पे मिल पाएगी, हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। बड़ी ही शांत जगह है और वहाँ पर हमें अलग अलग सीन्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग दृश्य देखने को मिलेंगे, जिससे हमारा मस्तिष्क भर जाएगा और हमें इतनी मेहनत करने के बाद हमें भूख बहुत अच्छी लगेगी और हमें नींद भी बहुत ही अच्छी आएगी। हरीश कहता है कि मुझे लगता है कि जॉर्ज कुछ भी कर सकता है सोने के लिए और ये बहुत ही खतरनाक है। हम ये नहीं जानते कि जॉर्ज इतना कैसे सो सकता है, जितना वो रोज़ सोता है उससे ज़्यादा वो कैसे सो सकता है, क्योंकि दिन में करीबन 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, चाहे वो समर हो चाहे विंटर। और किसी का भी इतना ज़्यादा सोना एक डेथ के समान है कि वो मर चुका है, इस समान है। इतना ज़्यादा सोना जॉर्ज के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जॉर्ज का बिहेवियर कैसा है। जॉर्ज बड़ा ही आलसी है। अब नेक्स्ट हरीश कहता है कि मुझे तो रिवर्स बिल्कुल टी की तरह लगता है। अब टी क्या है, देखो ये कुछ नहीं बताया गया है इसमें टी क्या है, मैंने भी नहीं जानता कि टी क्या है। नरेटर कह रहा है, यानी जेरोम कहती है मैं भी नहीं जानता टी क्या है। इट सूटेड मी टू टी। ठीक है, तो हरीश और मैं दोनों मिलकर कहते हैं कि ये तो बड़ा ही अच्छा सुझाव है जॉर्ज का, और हम दोनों इस बात को कि यह अच्छा स्वभाव है जॉर्ज का, इस बात को एक साथ मिलकर बोलती हैं। इस तरीके से बोलती हैं जैसे सुनने वाले को ये लगे कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है जॉर्ज पर कि वो इतना अच्छा सुझाव दे सकता है, वो इतना ज़्यादा बुद्धिमान वाली बातें कर सकता है। बस वहाँ पर एक ही शख्स था जो इस बात से शायद खुश नहीं था, इस निर्णय पर जो हमने बनाया हुआ था, जो हमने योजना बनाई थी, वो था मोंटेमोरेंसी, हमारा डॉग। उसे तो किसी रिवर की परवाह ही नहीं थी। वो तो यही कह रहा था, वो उसका जैसे यही कहना हो कि ये तो तुम सभी साथियों के लिए बना हुआ है ये यात्रा, मेरे लिए यात्रा नहीं बनी हुई है। मुझे वहाँ पर कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। सीनरी मेरी ज़िंदगी में देखने के लिए नहीं बनी हुई है। अगर मैं किसी रेट का पीछा करूँ तो तुम रुकोगे नहीं, और अगर मैं सोने के लिए चला जाऊँ तो तुम बेवकूफ़ों की उस भी बोट के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करके मुझे पानी में गिरा दोगे। बस ऐसी ही बात वो इमेजिन कर रहे हैं कि मोंटेमोरेंसी ऐसी बातें कर रहा होगा, सोच रहा होगा। नेक्स्ट, इतनी बात कहकर ये तीनों एक साथ मिलकर और योजना बना रहे हैं। हाँ, अब हमने मैप्स को निकाला, नक्शों को निकाला और अपनी इस योजना के बारे में और ज़्यादा बातचीत करने लगे। हमने ये निर्णय लिया कि हम अपनी यात्रा की शुरुआत किंगस्टन शहर से करेंगे सैटरडे के समय।
हरीश और मैं दोनों मिलकर सुबह के समय बोट को चेरी ट्री तक पहुंचा देंगे। जॉर्ज तो वहां तक आ ही नहीं पाएगा दोपहर के समय तक, क्योंकि वो शहर से दोपहर के समय तक नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जॉर्ज रोज़ बैंक में सोने के लिए जाता है। अब देखो, आलस्य वाला इंसान है तो सोता ही है वो बैंक में। जॉर्ज सोने के लिए जाता है और करीबन 10 से 4 बजे तक वो, नहीं 10 to 4, यहाँ 10 से 4 घंटे तक वो रोज़ सोता है, बस सैटरडे को छोड़कर। और जब वहाँ के लोग उसे जगा देते हैं 2 बजे, अगर जगा देंगे 2 बजे, तो हम उसको वहीं पर मिल जाएंगे। अब क्या हमें कैंप स्टार्ट करना चाहिए या फिर हमें किसी होटल में रुकना चाहिए? जॉर्ज और मेरा मानना था कि हमें कैंपिंग करनी चाहिए। ये बड़ा ही वाइल्ड होगा, बड़ा ही फ्री होगा। ये एक ऐसा होगा जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी इस चीज़ से, मतलब हम बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। हरीश कहता है अगर क्या होगा अगर बारिश हो? ठीक है, बारिश होगा तो हम क्या करेंगे? अब देखो, इसने के बाद एक और छोटा सा पैराग्राफ दे दिया है जिसमें हरीश के बारे में बता रहे हैं कि हरीश एक ऐसा इंसान है, अगर उसके साथ आप समुद्र के किनारे जाते हो और हरीश के साथ किनारे जाते हो तो हरीश क्या कहेगा? सुनो सुनो, देखो देखो, वहाँ पे तुम्हें आवाज़ आ रही है, वहाँ पर एक मरमेड है। मरमेड क्या होता है? जलपरी। ये एक जलपरी है जो नीचे पानी के अंदर गाना गा रही है, और अपना आपका हाथ पकड़कर वो वहाँ पर ले जाएगा और कहेगा देखो मैं जानता हूँ ओल्ड मैन, तुम्हें तो बड़ा ही खुश होना चाहिए। और भी बहुत सारी इसकी डिटेल्स लिखी हुई थी, तो इसके बारे में और ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, इसमें छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है हरीश के बारे में। अब देखो इसकी बात यहाँ पे हरीश ने कही थी कि इस बारिश होगी तो क्या होगा, ठीक है, वाट अबाउट रेन, की बारिश होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी अच्छी रातों को सोकर बिताएंगे, या तो हम होटल में रुकेंगे या फिर इन में रुकेंगे, ये इन रिस्पेक्टेबल फोक्स की तरह, ठीक है, लोगों की तरह जो बड़े ही रिस्पेक्टेबल हैं उनकी तरह। अगर बारिश होती है या फिर उनका मन बदलता है इस यात्रा में कुछ, तो वो होटल में रुक सकते हैं। मोंटमोरेंसी उनकी इस बात पर अपने सिर को झुकाते हुए अप्रूव करता है, मान लेता है इनकी बातें, जैसे वो इनकी बातें सब समझ रहा हो। Then they made elaborate plans about what they would take with them on the boat, and this lot of confusion and comedy. फिर वो यही कर रहे हैं कि अपनी प्लान को, अपनी योजना की बारे में बातें कर रहे हैं कि वो उन्हें क्या ले जाना चाहिए बोट पे यात्रा के समय। और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, कॉमेडी भी होती है। इसके बारे में देखो अगला चैप्टर भी दिया हुआ है, जिसमें अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। एक चैप्टर है पैकिंग फॉर द जर्नी, जो इसके अगला वाला पार्ट है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है, चैप्टर समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके साथ साथ मैं और ये भी बता दूं कि क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्द ही इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। चैनल पे क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, कर पाओगे, और साथ ही इसकी एक्सरसाइज भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि मैं आगे इस बुक के और भी चैप्टर्स को अपलोड कर सकूँ। और वीडियो अच्छी लगी है तो फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।